गाइस, मैं तुमसे कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, पर ये जो विंसमुख है, मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुका था और मुझे लगा था कि मैं आगे कभी भी इसका सामना नहीं करूंगा। जिसके बाद सांजी इन तीनों को हक करता है और नामी के कान में कहने लगता है कि मैं अपने आसपास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो कि हमारे आसपास ही गुजर रहा है। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम है और मैं खुद ही इससे डील करना चाहता हूँ। और इन तीनों को टाइटली हक करते हुए इन सभी को इस कैसल से बाहर फेंक देता है। मैं जानता हूँ कि बाहर कोई जरूर है जो कि तुम्हारी मदद करेगा, तुम लोग चिंता मत करना, तुम सही रहोगे। और जैसे ही नामी और बाकी सभी लोग कैसल से बाहर जाते हैं तो सांजी फुल फाइटिंग मोड में आ जाता है और आते साथ ही सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। सांजी अच्छे से समझ चुका था क्योंकि सांजी विंसमुख फैमिली से बिलोंग करता है, तो बेजे इस पर हमला नहीं करेगा, ना ही इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो बिग मॉम पायरेट इसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बिग मॉम पायरेट का जमाई राजा है। और सीजर को पकड़ते हुए इसके ऊपर गन तान देता है और बेजे से कहने लगता है, मैं ये अच्छे से समझ चुका हूँ कि मेरे ऊपर अभी किसी पावरफुल इंसान का हाथ है, जिसकी वजह से मेरा जो बाउंटी पोस्टर है उसमें अलाइव लिखा हुआ है और इसी वजह से तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि ये सीजर भी बिग मॉम पायरेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर तुमने मेरे दोस्तों को जरा सा भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की या उनका पीछा करने की कोशिश की तो इसी वक्त मैं सीजर का खेल खत्म कर दूंगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। और गैंग बेजे डरने लगता है। इस वक्त रुक जाओ प्लीज, इस वक्त कुछ मत करना, क्योंकि मैं बाहर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंग की प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। और बाहर गैंग बेजे के बॉडी के पीछे कैट वाइपर खड़ा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैकॉम्स को देखा जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। उस पर किसी ने पीठ के पीछे बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया। वो कौन से लतपत है? तो बताओ, क्या तुम ही हो जिसने उसकी ये हालत की है? कैट वाइपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसे देखकर बेजे की हालत खराब हो जाती है और नाटक करते हुए कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, बल्कि हम दोनों तो सेम पायरेट क्रू से बिलोंग करते हैं, वो तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन तभी हम नामी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि बेजे झूठ कह रहा है, इसी ने पैकॉम्स पर अटैक किया है और सांजी को किडनैप किया है। ये सभी लोग सांजी को बाहर आने के लिए फोर्स करते हैं, पर सांजी बाहर आने से मना कर देता है और इन लोगों की तरफ देखते हुए प्यारी सी स्माइल करता है। दोस्तों, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे सॉल्व कर लूंगा और बहुत ही जल्द तुम सभी के पास वापस भी आऊंगा। तुम तब तक सभी को मेरा हाई कहना। और तभी कैसल का गेट बंद हो जाता है और गैंग बेजे अपने टैंक फॉर्म में आकर यहाँ से तेजी से एस्केप करने लगता है। नामी चॉपर इसका पीछा करने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी वांडा भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन ब्रूक इससे कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, हमारा दोस्त अपनी मर्जी से गया है। इसके बाद हम उस लेटर को देखते हैं जो कि सांजी ने लिखा था और उसमें लिखा था कि गाइस, मैं बहुत ही जल्द वापस आने वाला हूँ, मैं बस वहाँ पर एक वुमन को देखने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लूफी के हाथ में ये नोट होता है। अच्छा, तो सांजी ब्याह करने के लिए जा रहा है? तो बढ़िया है भाई, जो वापस आएगा तो उसके साथ मिसेस सांजी भी होंगी, क्या बात है। और हमारे पास एक और क्रू मेंबर भी होगा। साले लूफी हमेशा पॉजिटिव रहता है, सिचुएशन इससे बहुत ही ज्यादा खराब है। मुझे लगता है इसके पीछे जाने का रीजन कुछ और है। लूफी, सांजी की जिसके साथ शादी तय की गई है वो असल में बिग मॉम पायरेट्स की बेटी है। अगर उसकी शादी सांजी के साथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि ना चाहते हुए भी हमें बिग मॉम पायरेट्स के साथ रिश्ता बनाना होगा। और भाई, मैं किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बनने वाला, ये क्या मजाक है। हाँ, और सांजी भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए शुरुआत में ही उसने इस मैरिज प्रपोजल को कैंसिल कर दिया था और शायद इसी वजह से उसने खुद को हमसे दूर कर लिया है ताकि अपने इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर सके और हम इसमें इन्वॉल्व ना हो पाए। रॉबिन ये सुनकर कहती है कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम तीनों पर बहुत कुछ बीता है, ना जाने तुम तीनों ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया होगा। तभी लूफी कहता है, ठीक है फिर, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं खुद जाऊंगा सांजी के पास और उससे जाकर पूछूंगा कि आखिर वो हमारे साथ वापस आना चाहता है या फिर नहीं। जिस पर जोरो इस पर एग्री नहीं करता है। लूफी, मुझे लगता है कि तुम्हें सांजी को अपने हवाले छोड़ देना चाहिए। अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हम रुक नहीं सकते हैं। शायद से तुम भूल गए हो लूफी, तुमने लॉ के साथ किस चीज के लिए अलायंस बनाया था। हमने पहला काम यानी कि डोफ्लामिंगो को हरा दिया है और डोफ्लामिंगो को हराने का मतलब है कि इनडायरेक्टली हमने काइडो को चैलेंज कर दिया है और हमारा आखिरी में टारगेट काइडो ही है, क्योंकि लॉ के साथ अलायंस भी तुमने वन ऑफ द 4 एम्परर्स ऑफ द सी को गिराने के लिए ही बनाया था। दूसरी बात है कि हम लोग अभी जुनेशिया में मौजूद हैं जहां पर हमारा सामना काइडो के राइट हैंड यानी कि जैक के साथ हो चुका है और अब किसी भी वक्त काइडो हम पर हमला कर सकता है। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम अपना फोकस सांजी पर डालें। और जरा खुद को देखो, हम बिग मॉम पायरेट्स से पंगा नहीं ले सकते हैं अभी। पर नामी को जोरो की ये बात पसंद नहीं आती है। तुम पागल हो गए हो जोरो, सांजी हमारा दोस्त है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं उस आइलैंड पर भी जाऊंगा, सांजी से भी मिलूंगा और उससे अपने हर एक सवाल का जवाब भी लूंगा। तभी लूफी को ख्याल आता है कि ये वहाँ पर जाएगा कैसे भाई। हमारे पास एक इंसान है लूफी जो कि हमें सांजी तक ले जाने का रास्ता बता सकता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द होश आ जाए, उसके बाद हम अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अब जब लूफी बिग मॉम पायरेट्स के इलाके में जाने की बात करता है तो सभी लोग इसकी बात सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। चॉपर और उसब की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। रॉबिन भी इसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद तुम समझने में गलती कर रहे हो लूफी, बिग मॉम 4 एम्परर्स में से एक है। अरे रॉबिन, चिंता मत करो, हम सभी छुपकर वहाँ पर जाएंगे। हाँ, एक रास्ता तो है वहाँ पर जाने का और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर्सन को होश आ चुका होगा और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पैकॉम्स है। और एक्सप्लेन करता है कि आखिर पैकॉम्स के साथ क्या हुआ। ब्रूक लूफी और बाकी सभी को बताता है कि जब इनका सामना उसके साथ हुआ तो पैकॉम ने पूरे मैटर को शांति से सुलझाने की कोशिश की और इसी वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को यहाँ से जाने देगा और वो ये सब बस इन्हें शुक्रिया अदा करने के तौर पर करना चाहता था,
क्योंकि हमने उसके मिंग ट्राइब की बहुत ज्यादा मदद की और गैंग बेजे को उसका ये तरीका पसंद नहीं आया और उसने उस पर पीछे से हमला करके गोलियों से उसके शरीर को भून डाला। पैकम्स को ये अच्छे से मालूम होगा कि अभी वो सांजी को इस वक्त कहाँ पर लेकर गए होंगे, तो हम उसकी मदद से सांजी तक पहुँच सकते हैं। हाँ तुमने सही कहा ब्रूक, चिंता मत करो। और अगर उसने हमें नहीं बताया तो हम उससे जबरदस्ती उगलवा लेंगे। इन सभी का प्लान बन ही रहा था कि तभी जुनीशिया के जो वाइल्ड मस्कीटोज होते हैं वो सभी इन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग इन्हें निपटाना शुरू कर देते हैं और बस सेकंड्स में ही उन सभी को मसल कर रख देते हैं। और ब्रूक ने कैट वाइपर के ऊपर एक गाने को भी बनाया होता है और उस गाने को सुनाकर सभी का एंटरटेनमेंट भी करता है। और थोड़ी देर बाद ये लोग वेल फॉरेस्ट की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, जहां पर आते साथ ही सभी लोग इनका वेलकम करना शुरू कर देते हैं। और रॉडी और इसका साथी लूफी को देखकर इससे माफी मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले के पार्ट्स में देखा था, इन लोगों ने लूफी पर हमला कर दिया था इसे इंट्रूडर समझते हुए। तभी ट्री टॉप पेड्रो भी यहाँ पर आ जाता है और लूफी का शुक्रिया अदा करने लगता है। और पेड्रो लूफी को बताने लगता है कि बेपो और उसके सभी टीममेट्स वो सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर इसका वेट कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, पर इस वक्त मैं कैट वाइपर से मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे कुछ सीरियस बात डिस्कस करनी है। ये सुनकर पेड्रो लूफी के बहुत ही ज्यादा पास आकर इसके कान में बोलता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ स्ट्रॉ हैट, कि पैकॉम्स की इंजरी वाली बात पूरे तरीके से सीक्रेट रखी गई है और यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, पर हमने उसकी देखभाल में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और अब वो सेफ है, तुम लोग उससे जाकर मिल सकते हो। और तभी चॉपर के पास एक मिंक रेनडियर आ जाती है, जिसे देखकर अपना चॉपर फ्लैट हो जाता है और इसके प्यार में पड़ जाता है। अब चॉपर और ये सभी लोग कैट वाइपर से मिलने के लिए उसके पास चले जाते हैं, पर यहाँ पर कैट वाइपर एक बात ले रहा होता है, जिसे देखकर चॉपर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे वो तुमसे मना किया गया था ना, तुम्हें अभी थोड़े दिन तक नहाना नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हारे सारे स्टिचेस खुल जाएंगे। पर कैट वाइपर इसकी बात को हंसी में टाल देता है और एक बॉल से खेलना शुरू कर देता है। तब इसके स्टिचेस खुल जाते हैं और दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से चॉपर का काम और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसे दोबारा से कैट वाइपर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कैट वाइपर को इंजेक्शन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से रॉबिन से कहने लगता है कि तुम्हारे सामने ये जो ग्रास रखी है जरा इसे मेरे सामने हिलाओ। जैसे ही रॉबिन ऐसा करती है, ये बच्चों की तरह उससे खेलना शुरू कर देता है। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे इंजेक्शन लगा दो। उसे देखकर हैरान हो जाता है कि भाई तुम इतने बड़े हो गए हो और इस कंट्री के राजा हो, इतने ज्यादा ताकतवर हो और तुम एक छोटे से इंजेक्शन से डरते हो? हाँ क्या आदमी है रे तू? और उस इंजेक्शन की वजह से इसका चेहरा नीला पीला पड़ जाता है। और यहाँ पर लूफी और उसका पूरा क्रू पैकॉम से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर पैकॉम लूफी को बताता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पैकॉम्स, ये सांजी वाला मैटर क्या भाई? उसको शादी का आमंत्रण किसने दिया? और पैकॉम्स बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि सांजी तुम्हारे साथ नहीं है और वो लोग उसे अपने साथ लेकर जा चुके होंगे। वैसे भी सांजी लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी इसे शादी से बच नहीं सकता है। लूफी का दिमाग खराब हो जाता है, ये शादी करवा कौन रहा है भाई? जिस पर पैकॉम्स बताने लगता है कि शादी बिग मॉम और सांजी के पिता दोनों मिलकर करवा रहे हैं। अच्छा उसका फादर? हाँ आखिर वो किस तरह का इंसान है? जिस पर पैकॉम बताता है कि वो अंडरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है और इन्हें एक बहुत ही इविल आर्मी के बारे में भी बताता है और नाम ही बताती है कि हाँ इसने उस आर्मी के बारे में सुना है, पर वो तो किसी फेरी टेल की तरह है। जिस पर पैकॉम बताता है कि नहीं, जर्मन 66 रियलिटी में एग्जिस्ट करती है और वो एक बहुत ही ज्यादा इविल आर्मी है और उसके जो टॉप हेड पर है वो विन स्मोक्स फैमिली के लोग हैं और जर्मन 66 का जो हेड है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ब्लैक लेग सांजी का पिता वो खुद है। ये सुनकर नामी शॉक्ड हो जाती है, जिस पर पैकॉम आगे बताने लगता है कि विन स्मोक फैमिली को साइलेंट असैसिन्स भी कहा जाता है, जो कि एक किस्म के मर्डरर्स हैं। सांजी के पास्ट के बारे में इतना कुछ जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सांजी का पास्ट इतना ज्यादा डार्क होगा। और लूफी पैकॉम्स से कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सांजी का पास्ट क्या है, सांजी का बाप कौन है और सांजी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि सांजी हमारे पास वापस आएगा या नहीं। सांजी की अपनी जिंदगी है, वो चाहे जिससे मर्जी शादी करे, पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर ये शादी होती भी है तो हम कभी भी बिग मॉम के सबऑर्डिनेट्स नहीं बनेंगे और ना ही उसके अंडर में काम करने वाले हैं। और अगर किसी को काम करना ही है तो वो तुम लोग होगे जो कि मेरे अंडर काम करोगे, समझ गए ना? ये सुनकर पैकॉम्स बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी है क्या कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बिग मॉम पायरेट क्या चीज है? हमारी मामा 4 एम्परर्स में से एक है पूरे न्यू वर्ल्ड में जो इस वक्त रूल कर रही है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम जैसे एक छोटे मोटे पायरेट की सबऑर्डिनेट बनेगी? और आगे बताता है कि बिग मॉम जो चाहे वो कर सकती है। जब वो किसी को अपनी टी पार्टी में इनवाइट करती है तो उसे हर हाल में आना पड़ता है और जो भी कोई उसकी टी पार्टी में आने से इनकार कर देता है तो मामा इसे अपनी इंसल्ट समझती है और उससे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। और उस इंसान का जो सबसे ज्यादा करीबी इंसान होता है वो उसे उठा लेती है और उसे टॉर्चर करती है। और रही बात सांजी की, तो तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में किसी एक को भी वो उठा सकती है, या फिर कामावाका किंगडम में से भी कोई हो सकता है, या फिर बाराटी से भी कोई हो सकता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पैकॉम्स बोलता है कि स्ट्रॉ हैट पावर ऐसे ही काम करती है, वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसी वजह से कोई भी किसी एम्परर से टक्कर नहीं ले सकता है। पर मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ और वो ये है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है तो इसी वजह से तुम बिग मॉम के सबऑर्डिनेट्स नहीं बनोगे, लेकिन जब एक बारी शादी हो जाएगी तो सांजी तुम्हारे क्रू का हिस्सा नहीं रहेगा और उसे हमेशा के लिए बिग मॉम पायरेट्स के साथ ही रहना होगा। ये सुनकर लूफी का दिमाग खराब हो जाता है। साले बहुत हो गया तेरा, चुप कर जा। आखिर किस तरह का रूल है? सांजी मुझे कभी नहीं छोड़ सकता है, वो हम सभी का दोस्त है। और इस धक्का मुक्की की वजह से पैकॉम्स नीचे जमीन पर गिर जाता है। शायद तुम समझे नहीं, सांजी सबसे पहले विंग स्मोक फैमिली का बेटा है और उसके बाद तुम्हारा दोस्त। और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मामा कैसे कैसे चालों को यूज करेगी। सांजी के पास इसे शादी को करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। मैं जैसे ही
ठीक हो जाऊंगा, मामा के पास चला जाऊंगा और वहाँ पर जाकर बेजे के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लूफी दोबारा से इसे गर्दन से पकड़ लेता है। ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये सुनकर नामी और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दोस्तों चिंता मत करो, मैं इसमें किसी की भी हेल्प नहीं चाहता हूँ, मैं अकेला इसके साथ जाऊंगा। रॉबिन सही कह रही थी कि हमें किसी के भी साथ लड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे पास इतना समय है। मुझे बस वहाँ पर जाकर सांजी की शादी को रुकवाना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद लूफी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि मैं चॉपर को लेकर आता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर देगा। मेरी बात सुनो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। और तभी चॉपर, ब्रूक और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और ब्रूक के पीछे दोबारा से ये जो डॉग मिंग्स होते हैं ये इसके पीछे पड़ जाते हैं। हड्डी का ढांचा अपना ब्रूक और ब्रूक को घसीट कर यहाँ से ले जाते हैं और लॉ भी अपने पूरे क्रू के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन सभी को लूफी से मिलवाता है। कैट वाइपर दोबारा से इंजर्ड हो जाता है और लूफी लॉ से कहता है कि मेरा दोस्त सांजी बिग मॉम पायरेट्स के साथ फंस चुका है और अब मुझे उसे छुड़ाने के लिए जाना होगा। मैं वहाँ पर जाऊंगा और उसे वापस लेकर आ जाऊंगा। तो हमारा वो जो अटैक था जो काइडो के ऊपर होने वाला था, हमें उसे थोड़ा सा डिले करना होगा। लॉ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे तो बहुत लंबे समय तक जुनीशिया में छुपे भी रह सकते हैं, लेकिन काइडो को इस वक्त हमारी पोजीशन के बारे में अच्छे से पता है। तो अगर काइडो अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बार जुनीशिया में कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर लूफी चुप हो जाता है। तभी कैट वाइपर को होश आ जाता है और कहता है कि ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं और लूफी तो दबा कर खाता है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। और यहाँ पर हम रॉबिन, ब्रूक और फ्रैंकी को देखते हैं जो कि इस वक्त मिंक ट्राइब की एंट्रेंस पर पहरेदारी कर रहे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किन्नेवान और कांजी को अंदर जाने से रोकना होगा। ये सभी लोग सैमुराई से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही आधी रात को इन तीनों की आंख लग जाती है, लेकिन तभी किनेमोन और कांजिरो पहुंच जाते हैं और इनका सामना एक मंकी से हो जाता है जो कि इस एंट्रेंस पर मौजूद रहता है और इसी ने इन्हें नीचे फेंका था। और जैसे ही किनेमोन राइजो के बारे में इस मंकी से पूछता है तो ये मंकी भागते हुए टाउन के अंदर जाने लगता है। ये देखकर ये दोनों इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये मंकी रोते हुए कहता है कि सैमुराई वापस आ चुके हैं, मुझे बचाओ। जैसे ही फ्रैंकी की आंख खुलती है तो ये ड्राइंग्स देखकर समझ जाता है कि जब ये लोग सो रहे थे तो किनेमोन और कांजिरो सिटी के अंदर एंटर हो चुके हैं। बाकी सभी लोग भी जाग जाते हैं और देसी से शहर के अंदर जाने लगते हैं इन्हें रोकने के लिए। और यहाँ पर ये मंकी पूरी कंट्री में बता देता है एक बेल को बजाते हुए कि सैमुराइज वापस आ चुके हैं। ये बेल सुनकर सभी लोगों में हड़कंप सा मच जाता है और सभी लोग इस खबर को सुनकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। और जैसे ही ड्यूक डॉगस्टॉर्म को ये खबर मिलती है तो ये भी अपना सामान पैक कर सीधा सिटी की तरफ निकल जाता है। और यहाँ पर कैट वाइपर को भी जब ये खबर मिलती है तो दौड़ते हुए गुस्से के साथ सिटी की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर नामी लूफी को उठाने की कोशिश करती है। अबे लूफी उठ जा, बुलबुले फुला रहे, जल्दी उठो। मीट कितना टेस्टी है, कितना सॉफ्ट है। अरे ओ मीट के सपने देख रहा है, अभी ये सही समय नहीं है। यहाँ पर किनेमोन और कांजिरो इन बेल्स की आवाज को सुनकर कहने लगता है, यार हम तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, तो हमारे लिए इतने जोरों शोरों से स्वागत क्यों हो रहा है भाई? बेल बेल बजाई जा रही है। कोई ऐसा तो नहीं कि सभी लोग सैमुराइज की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। ये लोग जंगल में आगे चल ही रहे होते हैं कि तभी इनकी मुलाकात मोमो से हो जाती है जो कि इस बेल को सुनकर यहाँ पर आ गया था और बताने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि सैमुराइज वापस आ चुके हैं। तो मैं समझ गया कि असल में कौन होंगे। भाई मोमो स्प्रिंग रोल, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ अरे यार मैं तो कब से अकेला ही रह रहा हूँ। क्या तुम तब से अकेले हो? हाँ, आपको पता है ना मुझे लोगों के साथ घुलने मिलने की इतनी ज्यादा आदत नहीं है, तो मैंने खुद को बस कमरे में लॉक कर लिया था और आपके आने का इंतजार कर रहा था। तभी हम मिंक ट्राइब के लोगों को देखते हैं। सभी लोग तेजी से दौड़ते हुए एंट्रेंस की ओर जाने लगते हैं और यहाँ पर कैट वाइपर छलांग मारकर सीधा सिटी के अंदर पहुंच जाता है। आखिर कहाँ है वो सैमुराई? और पेड्रो एक ऊंचाई पर जाकर उन सैमुराइज को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी से ये नजर आता है कि सुबह हो चुकी है और ड्यूक डॉगस्टॉर्म की बारी आ चुकी है राजा बनने की और वो सिटी के अंदर ही मौजूद है। और ये देखकर पेड्रो समझ जाता है कि अब पंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही उस सैमुराई को मारना चाहते हैं। लेकिन कैट वाइपर का राजा बनने का समय अब खत्म होता जा रहा है और अगर ये दोनों आमने सामने हो गए तो फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। पेड्रो प्रे करने लगता है कि बस कैसे भी करके इन दोनों का सामना ना हो जाए, पर एट द एंड ये दोनों एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं और एक दूसरे के पास जाने लगते हैं। ये सभी लोग अपने अपने राजा को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि प्लीज अभी हमारे लिए इन सब का समय नहीं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं, हमें उन सैमुराइज को हराना होगा। किनेमोन, कांजिरो और मोमो भी यहाँ पर आ जाते हैं और किनेमोन जैसे ही ड्यूक डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर को यहाँ पर देखता है तो हैरान रह जाता है। क्या ये लोग वही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ और जैसे ही इन्हें आवाज लगाने लगते हैं लूफी का पूरा क्रू यहाँ पर आकर इन्हें दबोच लेता है और उस सब इन्हें कहता है, सालो चुप करके बैठी रहो यहाँ पर, ये सारा पंगा तुम्हारा ही डाला हुआ है, चुप बिल्कुल चुप। ओए चुप हो जाओ गबरू जवाना, दसो देनु चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर। कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्टॉर्म इन दोनों के बीच में वर्बल फाइट भी छिड़ जाती है और कैट वाइपर डॉग से कहने लगता है कि तुमने तो एक पैर भी खो दिया है। ये सुनकर ड्यूक ऑफेंड हो जाता है और हमें बताया जाता है कि कैसे इन दोनों ने अपने एक हाथ और अपने एक पैर को कैसे खो दिया। और यहाँ पर जैक ने इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और राइजो का पता ना बताने पर जैक ने ड्यूक का पैर काट दिया था और इसके जो चमचे थे इन लोगों ने कैट वाइपर का हाथ काट दिया था। जैक और इसके सभी साथी बार बार इन पर टॉर्चर कर रहे थे और एक ही सवाल किए जा रहे थे कि बताओ आखिर राइजो कहाँ पर है, पर इन्हें कुछ भी मालूम ना होने की वजह से बार बार यही कहते रहे कि हम नहीं जानते कि तुम किस राइजो की वजह से हम पर इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्टॉर्म दोनों ही अपने हथियारों को बाहर निकाल लेते हैं। काफी दिनों बाद हमारे बीच में ये जंग होने वाली है और मुझे भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। और दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और जैसे ही
ये लोग अपने अपने स्फीयर को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल थंडर एनर्जी निकलती है कि आसपास के लोग हवा में उड़ते चले जाते हैं। और किनेमोन जैसे ही कुछ कहने वाला होता है, दोबारा से उस सॉप इसे दबा लेता है। साले तूने सुना नहीं, मैंने कहा चुप हो जा। पर किनेमोन जैसे ही इन दोनों को लड़ते हुए देखता है, ये क्या, एक कैट और एक डॉग? ओए, अभी की अभी लड़ना बंद कर दो। ये सुनकर कैट और ड्यूक दोनों हैरान हो जाते हैं और सभी के सभी मिंक ट्राइब के लोग भी इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मर गए रे, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी, है ना? अब से कह रहा हूँ मत बोलो मत बोलो। अब लो, इन्हें पता चल गया तुम एक सैमुराई हो, ये तुम्हें जिंदा जलाकर राख कर देंगे। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पतली गली से निकलो। मोमो और कांजिरो भी इनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पागल हो गई हो मोमो, ऐसे मत करो। और जैसे ही इन सैमुराइज को मिंक ट्राइब के लोग देखते हैं तो सभी लोग तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसॉप किनेमोन को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किनेमोन इससे हिल भी नहीं पाता है। कैट वाइपर जी, प्लीज इस पर हमला मत कीजिएगा। हाँ, ये आपकी कंट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज इन्हें कुछ मत कहना। लेकिन किनेमोन आगे आकर कहता है, मैं वानो कंट्री का एक सैमुराई हूँ जो कि कोज़ोकी क्लैन का एक लॉयल सेवक है। ये सुनकर उसॉप और चॉपर अपना सर पकड़ लेते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई बस करे, मत बोले पागल। पर किनेमोन नहीं रुकता है। मैं अपने एक और साथी राइजो को ढूंढने के लिए जुनीशिया पर आया हूँ, तो मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा साथी राइजो यहाँ पर है? राइजो का नाम लेकर किनेमोन ने तो और भी ज्यादा गड़बड़ कर दी है। ये सुनकर उसॉप और चॉपर डर के मारे रोना शुरू कर देते हैं। और नामी लूफी से कहती है कि लूफी कुछ करो भाई, खड़े क्या हो यहाँ पर? हाँ नामी, मैं समझ गया। ब्रूक, फ्रैंकी, जोरो, ये सभी लोग भी लूफी के साथ चलने लगते हैं। लगता है पाजी पंगा हो गया, पीछे हटी दानी जिद्द पंगा पै जावे। लगता है मुझे लड़ना होगा, पर मैं लड़ना नहीं चाहता। जैसे ही ये दोनों ग्रुप्स आमने सामने होते हैं, सभी की सांसें थम जाती हैं और ड्यूक, डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर इमीडिएटली इनके सामने सर झुकाकर बैठ जाते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये दोनों रोते हुए कहने लगते हैं कि राइजो यहीं पर मौजूद है और वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुनकर उस सब की आंखें बाहर आ जाती हैं और इन सभी से कहने लगता है कि भाई ये मजाक चल रहा है क्या? क्या ये कोई मजाक है? हाँ, हम पागल हैं जैसे रोक रहे थे। सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर ये लोग बोल क्या रहे हैं भाई। लूफी हैरान होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और ड्यूक, डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर ये दोनों रो रहे होते हैं। पूरा का पूरा मिंक ट्राइब किनेमोन के सामने सर झुकाकर बैठा होता है। राइजो की वजह से तुम्हारी कंट्री के साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन तुम लोगों ने एक लफ्ज नहीं बोला कि वो यहीं पर था। हाँ? तुम लोग मौत की कगार तक पहुंच चुके थे। आखिर तुम लोग इतने ज्यादा लॉयल कैसे हो सकते हो? हाँ? और उस सॉपर होने लगता है। सभी मिंक ट्राइब के लोगों के चेहरे पर एक स्माइल होती है। क्या बात है भाई, कितने लॉयल है यार ये। काश आजकल की कुड़ियां भी ऐसी ही होती। कैट वाइपर उस सॉप के सर पर हाथ रखकर कहता है, मिंक ट्राइब के रिश्ते कोज़ोकी क्लैन के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हम लोग कभी भी अपने दोस्त और उसकी दोस्ती को किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकते, ना ही हम अपने दोस्तों को अकेला छोड़ते हैं। इसके बाद सुनकर लूफी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि अपनी शिप पर होता है और एक न्यूज़पेपर को देखता है। अपने ही बारे में एक न्यूज पढ़ रहा होता है जहाँ पर लिखा था कि काइडो का राइट हैंड जैक डोफ्लामिंगो को बचाते हुए खुद ही नेवी के हाथों मारा जा चुका है। अपने बारे में ये सारी न्यूज सुनकर जैक कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और उस न्यूज़पेपर को फाड़ देता है। यहाँ पर हम किनेमोन को देखते हैं और मिंक ट्राइब के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करने लगता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। हम सभी दोस्त हैं, हमें ये करना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किनेमोन अपने कपड़े उतारने लगता है और इसकी पीठ पर कोज़ोकी क्लैन का मार्क भी बना होता है और सभी को इस मार्क को दिखाता है। इस टैटू को देखते ही सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और सेम टैटू मार्क ड्यूक, डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर दोनों के ऊपर भी बना होता है। आप दोनों को यहाँ पर जिंदा देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम लोग मारे जा चुके होगे, पर देखिए आप मेरे सामने सही सलामत खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी हुई।